नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक पॉड के इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो बदल सकती है आपकी जिंदगी, डायनामिक मेमोरी मेथड्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन को नई दिशा देने वाली अनमोल मार्गदर्शिका है। बिल्कुल सही कहा आपने काजल। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां प्रतियोगिता और दबाव हर किसी को तोड़ देते हैं, वहीं ये किताब हमें सिखाती है कैसे हम अपने दिमाग की असली शक्ति का उपयोग करें और अपनी स्मृति को दुगना मजबूत बनाएं। तो आइए हम साथ मिलकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में जानकारी तो बहुत है, पर ऐन जरूरत के वक्त वो हाथ ही नहीं आती? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई जरूरी नाम बस जुबान पर आते आते रह गया हो, या फिर परीक्षा हॉल में सब कुछ एकदम ब्लैंक धुंधला सा लगने लगे। ये भूलने वाले पल कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे अपना ही दिमाग साथ नहीं दे रहा। ये अनुभव बहुत आम है और हम अक्सर मान लेते हैं कि भाई हमारी याददाश्त बस ऐसी ही है, या तो अच्छी है या बुरी। हाँ, मान लेते हैं बस। लेकिन क्या हो अगर ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा हमारे कंट्रोल में हो? अच्छा, आज हम इसी संभावना पर थोड़ी बात करेंगे, विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब डायनामिक मेमोरी मेथड्स के हिंदी संस्करण से। हाँ, ये किताब मैंने भी देखी है। लेखक का नाम सुना है? जी, लेखक खुद मेमोरी के क्षेत्र में एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है और उनकी तकनीकों को तो गिनीज बुक ने भी सराहा है। अरे वाह! तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद क्या है? मतलब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि याददाश्त असल में काम कैसे करती है, ठीक? और फिर उसे मजबूत बनाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल तरीके, कौन सी टेक्निक्स हम अपना सकते हैं। हाँ, सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि ये भी कि सीखना एक बोझ की जगह एक रोमांचक सफर कैसे बन सकता है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सही कहा आपने। किताब इसी बुनियादी सोच से शुरू होती है कि मेमोरी कोई जन्मजात टैलेंट से ज्यादा ना एक सीखा हुआ स्किल है। स्किल जैसे साइकिल चलाना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये किताब सदियों पुरानी मेमोरी तकनीकों और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जिसे निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स, हाँ, उनका एक बड़ा शक्तिशाली मिश्रण पेश करती है और ये उम्मीद जगाती है कि कोई भी अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकता है। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। तो फिर शुरू करते हैं अपनी याददाश्त को थोड़ा और करीब से जानने से। किताब के पहले अध्याय में एक बड़ा अच्छा नजरिया दिया है। कौन सा? कि याददाश्त सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर उसे निकाल पाना, उसे रिट्रीव कर पाना है। बिल्कुल। दिमाग की तुलना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी से की गई है, जिसमें लाखों किताबें तो हैं, पर कोई कैटलॉग नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब बिखरा हुआ। एकदम सही। और जब हम कहते हैं ना भूल गए, तो ज्यादातर मामलों में इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किताब यानी वो जानकारी लाइब्रेरी से गायब हो गई है। अच्छा, तो फिर? बल्कि हम उससे उस विशाल ढेर में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जानकारी तो वही है, पर उसे एक्सेस करने का रास्ता, उसका मानसिक पता, वो हमें नहीं मिल रहा। तो ये स्टोरेज की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी रिट्रीवल की यानी वापस पाने की समस्या है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हमारे दिमाग में कैपेसिटी की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। किताब में वो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों का एक जिक्र है कि बम धमाकों से ठीक पहले के पलों में उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक फ्लैश की तरह याद आ गई। हाँ, वो उदाहरण दिखाता है कि दिमाग में कितनी गहराई तक जानकारी स्टोर्ड है। असाधारण क्षमता है। तो फिर कमी कहाँ है? कमी है सिस्टम की, एक संरचना की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमें सही समय पर सही जानकारी तक पहुंचा सके। और यही मानसिक संरचना बनाना इन मेमोरी मेथड्स का लक्ष्य है। और यहीं पर वो उम्र वाला डर आ जाता है कि भाई उम्र बढ़ रही है तो याददाश्त तो कमजोर होगी ही। अध्याय 3 इसी मिथक को तोड़ता है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। किताब साफ कहती है कि याददाश्त एक मांसपेशी की तरह, इस्तेमाल करेंगे तो मजबूत रहेगी और नजरअंदाज करेंगे तो ढीली पड़ जाएगी। बिल्कुल। उम्र अपने आप में याददाश्त के दुश्मन नहीं है। आप देखिए, बर्नार्ड शॉ, गोएथे, एडिसन, कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने बुढ़ापे तक अपनी दिमागी तेजी बनाए रखी है। हाँ, सही बात है। वे एक मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक। उनका शोध भी यही कहता है कि सीखने की क्षमता उम्र के साथ जरूरी नहीं कि कम हो। लेकिन आजकल हम बाहरी चीजों पर इतने निर्भर हो गए हैं, फोन के रिमाइंडर, डिजिटल नोट्स। क्या ये निर्भरता हमारी याददाश्त की मांसपेशी को और सुस्त नहीं बना ली? कहीं हम उसे इस्तेमाल करना ही ना छोड़ दें? ये एक बहुत वैलिड चिंता है और किताब भी इस बारे में चेताती है। इन बाहरी साधनों पर बहुत ज्यादा निर्भरता हमारी अपनी अंदरूनी क्षमता को कुंद कर सकती है। वही तो। जब हम अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं तो जाहिर है वो कमजोर होती जाती है।
जैसे बिना चले पैर कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है शायद कि हम सब एक ही तरह से नहीं सीखते। अध्याय 4 बताता है कि हमारे मेमोरी ब्रेन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। किताब कहती है कि लगभग 60 से 80% लोग आंखों के मस्तिष्क वाले होते हैं, आई डोमिनेंट। वो देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं और याद रखते हैं। विजुअल लर्नर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, वही। कुछ लोग कानों के मस्तिष्क वाले होते हैं, ईयर डोमिनेंट, जिन्हें सुनकर जानकारी ज्यादा याद रहती है, ऑडियो लर्नर्स। अच्छा। और तीसरे होते हैं मांसपेशी के मस्तिष्क वाले, मसल डोमिनेंट, जो करके सीखते हैं, जैसे लिखकर या किसी चीज को छूकर महसूस करके, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो अगर हमें पता हो कि हम किस टाइप के हैं तो सीखने का तरीका बदल सकते हैं, ज्यादा असरदार बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आंखों से सीखने वाला है तो उसे विजुअल चीजें जैसे चार्ट्स, माइंड मैप्स या मन में तस्वीरें बनाने से ज्यादा फायदा होगा। कानों वाले के लिए लेक्चर सुनना, डिस्कशन करना या जानकारी को जोर से पढ़ना बेहतर काम कर सकता है। और मांसपेशी वालों के लिए? उनके लिए नोट्स बनाना, फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करना, मॉडल बनाना, किसी प्रक्रिया को करके देखना, ये सब मददगार हो सकता है। किताब में इसे पहचानने के लिए सिंपल टेस्ट भी दिए गए हैं। और शायद सबसे अच्छा तरीका तो ये हो कि इन सभी इंद्रियों को मिला जुला कर इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से। जानकारी को जितने ज्यादा तरीकों से प्रोसेस किया जाएगा, देखना, सुनना, लिखना, महसूस करना, वो उतनी ही मजबूती से दिमाग में बैठेगी, क्योंकि उसके लिए दिमाग में मल्टीपल रास्ते बन जाते हैं, है ना? सही बात है। तो ये तो हो गई कुछ बुनियादी बातें। अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जिन पर ये डायनामिक मेमोरी टिकी है। अध्याय 5 में 10 सिद्धांत बताए हैं, पर कुछ खास तौर पर अहम लगते हैं। पहला और सबसे बेसिक है साहचर्य या एसोसिएशन, मतलब जुड़ाव। जी, ये सिद्धांत तो मेमोरी की नींव है, समझिए। हमारा दिमाग नई जानकारी को तभी ठीक से पकड़ता और याद रखता है जब वो उसे किसी पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ पाता है। कनेक्शन बनाना। हाँ, हर नई सीख एक कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया है। जैसे अगर हमें कोई मुश्किल अंग्रेजी शब्द सीखना है, मान लीजिए आर्बिट्ररी, तो हम उसे किसी ऐसी सिचुएशन से जोड़ सकते हैं जहाँ कोई मनमाना फैसला लिया गया हो, जिसे हम जानते हैं। अच्छा। ये कनेक्शन ही उस नए शब्द को मीनिंग देता है और उसे यादगार बनाता है। किताब में चेतन और अचेतन साहचर्य की बात भी है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एसोसिएशन। तो क्या जानबूझकर कनेक्शन बनाना ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, सचेत रूप से जानबूझकर बनाए गए कनेक्शंस ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होते हैं। अचेतन कनेक्शन तो अपने आप भी बन जाते हैं कई बार, लेकिन जब हम सोच समझकर दो चीजों के बीच एक अनोखा, मजेदार या लॉजिकल लिंक बनाते हैं, तो उसे याद रखना और जरूरत पड़ने पर वापस लाना कहीं आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरा पावरफुल सिद्धांत है कल्पना और मानकीकरण, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। ये याददाश्त पर भी लागू होता है। 100%। अध्याय 12 इसी पर फोकस करता है। हमारा दिमाग ना शब्दों या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तुलना में तस्वीरों को कहीं बेहतर ढंग से पकड़ता है और याद रखता है। हमारी विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। तो मतलब किसी भी बोरिंग या मुश्किल जानकारी को भी एक तस्वीर में बदल देना चाहिए। बिल्कुल। उसे एक स्पष्ट, जीती जागती मानसिक तस्वीर में बदलना उसे याद रखने का अचूक तरीका है। और किताब ये भी कहती है कि इन तस्वीरों को साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाना चाहिए। उसमें रंग भरें, उसे बड़ा करें या अजीब बना दें। हाँ, यही तो ट्रिक है। दिमाग रोजमर्रा की नॉर्मल चीजों को फिल्टर कर देता है, उन पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो अनोखा है, फनी है, बहुत बड़ा है या बिल्कुल अजीब है, वो उसे पकड़ लेता है। एग्जैक्टली। इसलिए अध्याय 5.6 अतिशयोक्ति, एग्जैजुरेशन और 5.9 अजीबोगरीब, एब्सर्डिटी पर जोर देता है। किसी नॉर्मल चीज को याद रखने के लिए उसे मन में बहुत बड़ा बना दीजिए या अजीब तरह से नाचते हुए सोचिए। ये उसे यादगार बना देता है। ये दिमाग को एक झटका देता है और मेमोरी का निशान गहरा हो जाता है। दिलचस्प। तीसरा अहम सिद्धांत है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इसके बिना तो खैर कुछ भी सीखना मुश्किल है, पर ये ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों लगता है कई बार? देखिए, अध्याय 6 कहता है कि एकाग्रता का सीधा कनेक्शन है रुचि से, इंटरेस्ट से। अच्छा। जिस चीज में हमारी दिलचस्पी होती है उस पर ध्यान अपने आप चला जाता है ना। मुश्किल तब होती है जब सब्जेक्ट बोरिंग लगे। हाँ, तब तो ध्यान भटकता ही है। तो किताब एक तरीका सुझाती है, आई फैक्टर का इस्तेमाल करना। आई फैक्टर यानी जानकारी को अपने आप से जोड़ना। कैसे? जैसे
किसी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ फैक्ट्स की तरह मत पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप उस समय वहां मौजूद थे, क्या देख रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। ये पर्सनल कनेक्शन रुचि जगाता है और एकाग्रता अपने आप आ जाती है। अध्याय 49 में वो गधे वाला उदाहरण भी शायद इसी से जुड़ा है हाँ कि एकाग्रता जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। हाँ, वो बिल्कुल सटीक मिसाल है। आप दिमाग पर जबरदस्ती प्रेशर डालेंगे कि ध्यान लगाओ, तो वो और भटकेगा। हाँ, होता है ऐसा। बेहतर है कि विषय में इंटरेस्ट पैदा करने के तरीके खोजें, उसे अपनी लाइफ से जोड़ें। जैसे गधे के आगे गाजा लटकाने से वो चलने लगता है, वैसे ही विषय में जिज्ञासा, कोई मजेदार एंगल ढूंढने से एकाग्रता नेचुरली आ जाती है। और चौथा पिलर है विश्वास, बिलीफ। ये कैसे काम करता है? ये तो साइकोलॉजिकल लगता है। ये है तो मनोवैज्ञानिक लेकिन बेहद शक्तिशाली पहलू है। अध्याय 5.2 और 10 इस पर बात करते हैं। अगर हम मन में ये पक्का यकीन बिठा लें कि मेरी याददाश्त कमजोर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच साबित करने में लग जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा। बिल्कुल। इसके उलट अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और पॉजिटिव ऑटो सजेशंस का अभ्यास करते हैं, जैसे खुद से कहना कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी हो रही है, मैं सीख सकता हूँ, तो ये हमारे परफॉर्मेंस को वाकई बेहतर बनाता है। क्या प्लेसिबो इफेक्ट अध्याय 46 बीसी से जुड़ा है? निश्चित रूप से। प्लेसिबो दिखाता है कि सिर्फ विश्वास के दम पर शरीर और मन में असली बदलाव आ सकते हैं। अध्याय 10 का वो एक्सपेरिमेंट भी यही साबित करता है, जहां एक ग्रुप को सिर्फ रंगीन पानी दिया गया, लेकिन उन्हें प्रेरित किया गया और उनमें विश्वास जगाया गया, तो उनकी मेमोरी में भी सुधार देखा गया। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता कितनी अहम है। बहुत ज्यादा। तो ये 4 सिद्धांत हो गए: एसोसिएशन, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन और बिलीफ। ये डायनामिक मेमोरी की इमारत के खंभे हैं। चलिए अब कुछ ठोस औजारों पर आते हैं, मतलब टेक्निक्स। पहली है लिंक विधि या श्रृंखला विधि। लिंक मेथड। हाँ, ये बहुत ही मजेदार और असरदार तकनीक है। अध्याय 11 52 से 54 तक इसी के बारे में है। इसका बेसिक फंडा है लिस्ट के हर आइटम को अगले आइटम से एक अजीब या फनी मेंटल कहानी या तस्वीर के जरिए जोड़ते जाना, एक चेन बनाना। वो किताब वाला उदाहरण याद है मुझे, 10 चीजों की एक लिस्ट थी, कुत्ता, जूते, मूवी। उसे समझाएंगे जरा? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा कुत्ता है जिसने चमकते हुए स्पोर्ट शूज पहने हैं। ठीक है। और वो जूते पहनकर मूवी देखने गया है। अच्छा। मूवी में एक विशाल ड्रैगन स्क्रीन से निकलकर रंग बिरंगी साइकिल चला रहा है। हाँ। वो साइकिल सीधी जाकर एक पुराने लाल रंग के टेलीफोन बूथ से टकरा जाती है, जोर से। ओके। बूथ के अंदर एक आदमी टूटे हुए टेलीफोन को एक बड़े से सुनहरे पेन से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पेन से टेलीफोन? हाँ, और उस पेन में स्याही नहीं बल्कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। वाह। आपने वो कोल्ड ड्रिंक ली और एक तेज रफ्तार चीते को पिला दी। चीते को? हाँ, और चीता पास रखे पुरानी टेप रिकॉर्डर की धुन पर नाचने लगा। ये कहानी इतनी अजीब है कि शायद भूलना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ ऐसी चीजों की लिस्ट के लिए काम आती है या इसका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है? नहीं, ये बहुत वर्सेटाइल है। आप इसे वोकैबुलरी याद करने में यूज कर सकती हैं। जैसे एक किताब में उदाहरण है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया याद करने का। सोचिए, एक बुल नर्म सोफे पर बैठा है। बुल सोफे पर? अच्छा। हाँ, इसी तरह ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से याद रखने या किसी प्रोसेस के स्टेप्स याद करने में भी ये बहुत कारगर है। बस लिंक मजबूत और अनोखे होने चाहिए। समझ गया। दूसरी तकनीक है लोसाई विधि, लोसाई मेथड या मेमोरी पैलेस। ये सुनने में बड़ा ग्रैंड लगता है। अध्याय 59। ये वाकई में ग्रैंड है और बहुत पुरानी भी। प्राचीन ग्रीक और रोमन लोग इसे खूब इस्तेमाल करते थे। इसमें आप एक जानी पहचानी जगह, जैसे अपना घर या ऑफिस जाने का रोज का रास्ता, उसे एक मानसिक फाइलिंग कैबिनेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मानसिक फाइलिंग कैबिनेट? हाँ, आप उस जगह के अलग अलग फिक्स्ड स्पॉट्स चुन लेते हैं, जैसे दरवाजा, हॉल की टेबल, किचन का सिंक, बेडरूम की अलमारी। इन्हें लोसाई कहते हैं। फिर जिन चीजों को याद करना है, उनकी मानसिक छवियां बनाकर इन लोसाई पर रखते जाते हैं। तो जैसा अगर मुझे कोई स्पीच देनी है और उसके पॉइंट्स याद करने हैं, तो मैं पहला पॉइंट दरवाजे पर रख दूं, दूसरा हॉल की टेबल पर, तीसरा किचन सिंक पर, ऐसे? बिल्कुल।
जब आपको स्पीच देनी हो तो आप बस मन ही मन उस रास्ते पर चलते हैं और हर लोकेशन पर रखी हुई छवि आपको आपका अगला पॉइंट याद दिला देती है। अगर वाह, ये लिस्ट, स्पीच, यहाँ तक कि मुश्किल जानकारी को सीक्वेंस में याद रखने के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल स्पेस मेमोरी यानी जगह याद रखने की क्षमता का इस्तेमाल करती है। ये तो ट्राई करना पड़ेगा। तीसरी तकनीक है एक्रोनिम्स, यानी शब्दों के पहले अक्षर से कुछ बना लेना। अध्याय 13। ये तो हम स्कूल में भी करते थे। हाँ, ये काफी जानी पहचानी और सिंपल लेकिन बहुत उपयोगी तकनीक है। कई चीजों के पहले अक्षर लेकर एक यादगार शब्द या वाक्य बना लेना। जैसे इंद्रधनुष के रंग याद करने के लिए वाइब ज्योर। हाँ, वाइब जोर। किताब में सीखने के 7 नियमों के लिए CISCRAS का उदाहरण है। C कंसंट्रेशन, I इंटरफेरेंस वगैरह। हम अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी लिस्ट के लिए अपने खुद के एक्रोनिम बना सकते हैं। सही है। और फिर आती है दोहराव की रणनीति, रिवीजन स्ट्रैटेजी। अध्याय 8, क्योंकि सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं है, उसे बनाए रखना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और रिवीजन का भी एक स्मार्ट तरीका होता है, ऐसे ही रटना नहीं। किताब 24/7 नियम का सुझाव देती है। 24 घंटे और 7 दिन। क्यों? क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि हम कोई नई जानकारी सीखने के बाद पहले 24 घंटों में सबसे तेजी से भूलते हैं। एक कर्व होता है, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। अच्छा, तो उस 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन कर लेने से वो गिरावट काफी हद तक रुक जाती है। फिर करीब 1 हफ्ते बाद जानकारी फिर से थोड़ी धुंधली होने लगती है, तो उस समय किया गया दूसरा रिवीजन उसे लंबे समय के लिए मजबूत कर देता है। तो ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग पर दोहराना है, ताकि कम मेहनत में ज्यादा याद रहे। बिल्कुल, इस साइंटिफिक तरीके से रिवीजन करने से न सिर्फ जानकारी ज्यादा समय तक याद रहती है, बल्कि आगे की रिवीजन में लगने वाला टाइम भी बहुत कम हो जाता है। और एक और तकनीक का जिक्र है, स्पाइडर नोट्स। अध्याय 16, वो क्या है? हाँ, स्पाइडर नोट्स या माइंड मैपिंग कह लीजिए। ये नोट्स बनाने और रिवीजन का बहुत विजुअल और असरदार तरीका है। इसमें आप मुख्य टॉपिक को पेज के बीच में लिखते हैं। हाँ, और उससे जुड़ी सब टॉपिक्स या आइडियाज शाखाओं की तरह बाहर निकालते जाते हैं। इससे पूरी जानकारी एक नज़र में दिख जाती है और कनेक्शंस साफ नजर आते हैं। रिवीजन के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये तकनीकें तो काफी प्रैक्टिकल और पावरफुल लग रही हैं। लेकिन किताब सिर्फ इन ट्रिक्स के बारे में नहीं है ना? ये एक पूरी तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारी याददाश्त हमारे ओवरऑल हेल्थ और हमारी सीखने की आदतों से गहराई से जुड़े हुए है। मतलब सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स काफी नहीं है? नहीं, अच्छी स्टडी हैबिट्स भी जरूरी हैं। जैसे अध्याय 7 बताता है कि घंटों तक लगातार एक ही विषय पढ़ने के बजाय बीच बीच में विषय बदलना बेहतर है। क्यों? इससे दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं और बोरियत भी कम होती है, कंसंट्रेशन बना रहता है। अध्याय 9 में नियमित ब्रेक लेने की बात भी है, शायद हर 40-50 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक। जी हाँ, और अध्याय 15 में ओवर लर्निंग की सलाह है, यानी कोई चीज याद हो जाने के बाद भी उसे थोड़ा और दौड़ाना, इससे वो और पक्की हो जाती है। और लाइफस्टाइल का क्या रोल है? लाइफस्टाइल फैक्टर्स तो बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अध्याय 43 नींद के महत्व पर है। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है। इसी दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे कंसोलिडेट करता है यानी मजबूत करता है, और गैर जरूरी चीजों को हटाता है। मेमोरी कंसोलिडेशन। हाँ, अगर हम पर्याप्त नींद यानी कम से कम 6-8 घंटे नहीं लेते तो ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। और पानी पीना, अध्याय 27, अच्छा पौष्टिक नाश्ता करना, अध्याय 28, सेब जैसे फल खाना, अध्याय 29। ये सब जरूरी है। पानी दिमाग को हाइड्रेटेड रखता है, नाश्ता दिन भर के लिए एनर्जी देता है, फल विटामिन्स देते हैं। अध्याय 25 में रेगुलर एक्सरसाइज की बात है, क्योंकि उससे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। और तनाव, स्ट्रेस, अध्याय 45। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है जो मेमोरी के लिए हानिकारक होता है। तो ये सब चीजें मिलकर हमारी याददाश्त की नींव को मजबूत करती हैं। मतलब याददाश्त कोई अलग थलग चीज नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल का आईना है। एकदम। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारी याददाश्त पत्थर की लकीर नहीं है। इसे ट्रेन किया जा सकता है, इसे डायनामिक मतलब गतिशील बनाया जा सकता है। ये उम्मीद की बात है। बिल्कुल।
हमारे अंदर ही एसोसिएशन और इमेजिनेशन जैसी कमाल की शक्तियां हैं जिन्हें सही तकनीकों से जगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये किताब एक तरह से दिमागी औजारों का एक बक्सा दे रही है, एक टूल किट, जिसका इस्तेमाल हमें सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब याद हो गया। बिल्कुल, और शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी। आज हमने जिन तकनीकों की बात की उनमें से किसी एक को चुनकर आजमाइए। जैसे शायद अगली बार ग्रोसरी लिस्ट याद करने के लिए लिंक मेथड यूज करके देखिए, या आज जो कुछ नया सीखा है उसे 24 घंटे के अंदर दोहराने का नियम अपनाइए। हाँ, छोटे छोटे कदम, इनसे ही शायद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लगेगा कि हाँ, बदलाव हो सकता है। ये सफर मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार भी हो सकता है। अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे ज्यादा याद रखा जाए, ये तो हो गया हाउ, लेकिन एक बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली याददाश्त के साथ हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं। व्हाट्स पॉसिबल। सोचने वाली बात है। अगर भूलने का डर कम हो जाए, अगर मेमोरी की सीमाएं हमें कम रोकें, तो हम क्या नया सीखने की हिम्मत करेंगे, कौन से नए लक्ष्य बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को कहां तक ले जाएंगे। मतलब याद रखने की क्षमता से ज्यादा उस क्षमता से मिलने वाली आजादी अहम है। शायद असली पोटेंशियल याद रखने में नहीं, बल्कि उस याददाश्त से क्या हासिल किया जा सकता है उसमें है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और इसने आपकी सोच और याद रखने की शक्ति को नई ऊर्जा दी होगी। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।